अस्सलाम वालेकुम क्लास। प्लीज़ वेट कीजिए पार्टिसिपेंट्स के ज्वाइन होने तक और मैं आपसे फाइल भी शेयर कर लूँ। आपको चंद मिनट वेट करना पड़ेगा। जी क्लास में इसमें आपसे फाइल शेयर करने जा रहा हूँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 11 12। जी अस्सलाम वालेकुम। बस हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। आप जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट हमारे पास आ चुके हैं इस वक्त, हसन खान अमीर, अभी बस हम स्टार्ट ले रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 12, द इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। राइट। आप जैसे ही आप एंटर हो चुके हैं, प्लीज़ अपने ग्रुप में बता दीजिएगा। हसन रज़ा आईडी के साथ एंटर नहीं हो रहे हैं, उनको परमिट नहीं किया जाएगा। प्लीज़ आप अपने ग्रुप में बता दीजिए। हसन रज़ा का नाम सिर्फ शो हो रहा है, उनका आईडी शो नहीं हो रहा है। प्लीज़ वो आईडी के साथ एंटर हों। और आप सभी लोग एंटर होने के बाद अपनी अटेंडेंस चैट में मार्क करते रहिएगा। चले मैं यहाँ पर एक मैसेज भी दे देता हूँ दोबारा से ग्रुप पर। राइट। सो इस तरह से हमारे पास ये स्टूडेंट्स एंटर भी हो जाएंगे। ये स्टूडेंट्स तीन हैं जो इस वक्त अभी अपना कंप्लीट नेम या कंप्लीट आईडी नहीं लिख रहे हैं। फुरकान रशीद, गुलाम गुलाम फातिमा, आलिया अब्दुल समद, हसन रज़ा, ये मैसेज क्यों नहीं देख रहे हैं? बार हम भी कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। जब ये इनको पता चल जाएगा तो इनको एंटर कर लेंगे। ओके क्लास, सो हमारे पास आज टॉपिक है द इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और आपकी जो लास्ट क्लास में कुछ लाइट का और कंप्यूटर का इशू हो गया था, कनेक्टिविटी का इशू हो गया था, वो आपको अभी अलग से लेक्चर दे दिया जाएगा, वो भी अपलोड हो जाएगा अनकरीब। द इकोनॉमिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें हमारे पास जो आज हम डिस्कशन करेंगे, इसमें अगर हम थोड़ा सा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को देख लें तो हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ये हमारे राइट साइड पर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं और इनको हम यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं तो हमें पता चलेगा आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आइडेंटिफाई स्ट्रेटजीज to manage risk and uncertainty, including diversification and optimal search strategies। तुम किस तरह से रिस्क को देखेंगे, अनसर्टेनिटी को देखेंगे और हम इंक्लूडिंग डाइवर्सिफिकेशन
किस तरह से डाइवर्सिफाई करते हैं एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में, और हम अपनी स्ट्रेटजीज को ऑप्टिमल बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम इन चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर और फिर उसके थ्रू चलेंगे। मैं ज़रा साथ साथ एडमिट भी कर लूँ स्टूडेंट्स को। ठीक है, मैंने ग्रुप में मैसेज तो कर दिया। अगर स्टूडेंट्स ग्रुप में मैसेज दे कर ही नहीं रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर इसमें क्या किया जा सकता है? फिर तो बहुत अफसोस की बात है कि मैं ग्रुप पे कुछ बता भी रहा हूँ और स्टूडेंट्स उनको देख भी नहीं रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं। 3 स्टूडेंट हैं जिनको नहीं मालूम कि मैं ग्रुप पे उनको क्या बता रहा हूँ। आप सब लोग भी देख लिया होगा, लेकिन वो देख ही नहीं रहे हैं। आप जो भी स्टूडेंट बता सकते हैं उनको बता दें, जो इस वक्त आप प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, कि ये इस वक्त हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं जो अपने आईडीज़ या तो शो नहीं कर रहे हैं या वो इनकम्प्लीट शो कर रहे हैं। उनसे कहिए कि जो मैंने भी व्हाट्सएप पर मैसेज में लिख के दिया है उनको पढ़ें, ताकि उनको मैं एडमिट कर सकूं, अदरवाइज उनको एडमिट नहीं किया जाएगा। अभी भी कंटिन्यूसली कुछ स्टूडेंट्स एडमिट हो रहे हैं, जो सही लिख कर दे रहे हैं उनको मैं एडमिट कर रहा हूँ, तो जो नहीं लिख रहे हैं वो फिर एडमिट नहीं हो रहे। तो क्लास हम देख रहे थे कि हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये, फिर हम देखेंगे कि कैलकुलेट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट एंड प्राइस इन एन एनवायरनमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। अभी अनसर्टेनिटी की एनवायरनमेंट क्या होती है इसको अभी हम देखेंगे। तो उसमें किस तरह से हम अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ जा सकते हैं, तो हम इस बात को लर्न करने की कोशिश करेंगे। अब इसमें हमारे पास इस चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन जो आपको यहाँ पर नज़र आता है, ये केस स्टडी होती है, फर्म चिकन्स आउट इन द एफसीसी स्पेक्ट्रम ऑप्शन। किस तरह से वहाँ पर अनसर्टेनिटी नज़र आई और किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है, तो इन चीज़ों को भी देखा जाता है। मैं आपको कुछ केस स्टडीज़ दूंगा जिस पर आप लोग कुछ काम करेंगे और फिर मुझे उनको सबमिट करेंगे, तो आपके असाइनमेंट्स के तौर पर उनको ट्रीट किया जा रहा होगा। ठीक है, तो राइट, सो इसको हम स्किप करते हैं, इस केस स्टडी को। इस पर आप कुछ बाद में काम करेंगे जब आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी। इंट्रोडक्शन में आपको कुछ प्रीवियस और कुछ यहाँ चीज़ें बताई जा रही हैं, इनको आप थोड़ा बाद में पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ कुछ आपको बताया जा रहा है, फर्स्ट वी विल डिस्क्राइब मोर फॉर्मली व्हाट वी मीन बाय अनसर्टेनिटी एंड एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑन कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर हमारे पास जो भी है उसमें अनसर्टेनिटी किस चीज़ को हम कहेंगे, उस चीज़ को पहले यहाँ पर स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो उसमें बस सिर्फ ये बताई गई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं द मीन एंड द वेरियंस। आप अगर स्टेटिस्टिक्स पढ़ चुके हैं तो आपने वहाँ पर ज़रूर ये पढ़ा होगा कि किस तरह से हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं जिसमें हम मीन भी कैलकुलेट करते हैं और वेरिएंस भी कैलकुलेट करते हैं। तो आज हम उन्हीं को ही यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे और देखेंगे कि हमें किस तरह से इन चीज़ों का बेनिफिट मिल रहा होता है। अ, एक मिनट सर, क्लास में वेट कर रहा हूँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। ओके, हम साथ साथ पढ़ते भी हैं और ये एडमिट होने की जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज हैं, उनको भी साथ साथ देखते रहेंगे।
ठीक है, आप जो भी स्टूडेंट्स एंटर होते चले जा रहे हैं, आप जैसे एंटर कर रहे हैं अपनी अटेंडेंस, अजहर अली, आप उर्दू या तो सही लिख लिया करें या इंग्लिश में लिख लिया करें, कई बातें समझ में नहीं आती। अब आप कह रहे हैं IED नंबर, अब ये ED क्या चीज़ है? ID लिखना चाह रहे हैं या ED लिखना चाह रहे हैं? अब आप जैसे देख रहे हैं कि बाकी तमाम स्टूडेंट्स और आपको पिछली क्लासेस की भी इंस्ट्रक्शंस पता होंगी, क्या कहाँ लिखा हुआ ये क्वेश्चन नहीं है। जैसे बाकी तमाम स्टूडेंट्स आप अपने बात देख रहे हैं कि मोहम्मद इकबाल ने कंप्लीट लिख दिया, इसके बाद और स्टूडेंट्स भी लिख रहे हैं, तो इसी तरह से आप भी इस चीज़ को लिख लीजिए। आपने वैसे बाद में लिख दिया है तो बिल्कुल ठीक किया, इसी तरह से ही लिखना चाहिए है। आप अपना कंप्लीट नेम लिखते हैं अटेंडेंस के लिए, अपने नाम जब आप एंटर होते हैं उस वक्त भी विजिबल होना चाहिए, और आप जब एंटर करते हैं उस वक्त भी कंप्लीट विजिबल होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि आपकी आसानी के लिए आप एक फाइल नोटपैड की ओपन कर लिया करें, वहाँ कंप्लीट नेम और कंप्लीट ID लिख लिया कीजिए और वहाँ से कॉपी पेस्ट करते रहा करें, चाहे एडमिट होने की रिक्वेस्ट के लिए या फिर आप अटेंडेंस के लिए। ठीक है, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही आसान बात हो जाती है कि आप ऐसे इस तरह से काम कर लें। तो प्लीज़ इन बातों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रहेंगे, इनसे ये सब काम बहुत आसान होते हैं। चलें हम कंटिन्यू करते हैं, और आप बाकी तमाम स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस, क्योंकि आपकी अटेंडेंस यहीं से ही मार्क होगी। हाँ ठीक है, मतलब जो आपने लिखा है, जैसे आप और स्टूडेंट्स का लिख रहे देख रहे हैं, उसी तरह से आपने लिखना है। जैसे आपके पास आपसे पहले चैट में अब्दुल सब्दान ने लिखा हुआ है, मोहम्मद उमैर ने लिखा हुआ है, और अजहर अली आपने भी लिखा था, तो ये सब चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। अगर कंप्लीट नहीं होंगे तो फिर अटेंडेंस में डेफिनेटली इशू आ जाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को देख लिया करें, मुश्किल बातें नहीं हैं, आसान बातें हैं, और जैसे लिखा हुआ है उसको फॉलो कीजिए प्लीज़। ठीक है, जैसे यहाँ पर हसीब महमूद ने लिखा है, हामिद ने लिखा है। हामिद, आपका नाम कंप्लीट सिर्फ हामिद है तो ठीक है, ऐसा ना हो कि आपका कंप्लीट नेम हमारे रिकॉर्ड में कुछ और हो और फिर आपके लिए गड़बड़ होगी। ठीक है, आपने बता दिया, थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह से ठीक है हामिद, आपने कह दिया, बता दिया, बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है। बस आपको इसीलिए याद दिलाना था, ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। आप कह रहे हैं तो बस सही है। अ, चलें हम कंप्लीट करते हैं बात को अपनी। जो स्टूडेंट्स अभी तक बात समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनको अपना कंप्लीट नेम और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे लिखना है, हालांकि मैंने ग्रुप पे दोबारा से बता दिया है और वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो फिर ये अब उनकी फॉल्ट है। हम पढ़ते हैं द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें लिखा है क्लास, जो आपके लिए मैंने हाईलाइटेड टेक्स्ट कर दिया है। हो सकता है कि मैं आपको यही प्रोवाइड कर दूं, जो बुक हाईलाइट मैंने किया हुआ है टेक्स्ट, और या फिर मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करके दूं। ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। नोट्स वही जो आपको मैं वर्ड फाइल में प्रिपेयर करके दिया करता था, और अगर मैं आपको बुक ही प्रोवाइड कर दूंगा तो वो ऐसे ही होगी जैसे आपको मैं ये हाईलाइटेड टेक्स्ट, यही बुक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोनों में से कोई ना कोई एक काम कर दिया जाएगा। अच्छा, हम पढ़ते हैं इसमें, द इजिएस्ट वे टू समराइज इंफॉर्मेशन अबाउट अनसर्टेन आउटकम्स इज टू सी द स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मीन। जब हमें पता नहीं होता कि हमारे पास हमारा प्रॉफिट, हमारी आउटपुट या इनपुट या हमारे जो डिसीजंस हैं वो बहुत अनसर्टेन है, एक तरह की हमारे पास इनपुट या आउटपुट नहीं है, या मार्केट डिमांड नहीं है, तो उसके लिए फिर हम जब अनसर्टेन सिचुएशन हमें नज़र आती हैं तो फिर हम यहाँ पर हेल्प लेते हैं दो टेक्निक्स की, जो स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हैं, और उनका नाम है मीन एंड द वेरिएंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, रैंडम वेरिएबल का मतलब जो हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट डेटा अवेलेबल होता है, हम उस पर बेस करते हुए अपनी इन कैलकुलेशंस को देख रहे होते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर इसी चीज़ की बात की जा रही है। इसके बाद लिखा है, द रैंडम वेरिएबल एक्स माइट रिप्रेजेंट प्रॉफिट्स, द प्राइस ऑफ आउटपुट और कंज्यूमर इनकम। अब हम जब जैसे मैं आपको भी पहले भी बता रहा था कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल में किसी भी तरह का डेटा हो सकता है, और हम जब अपनी डिमांड को या अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बातें यहाँ पर करते हैं तो हम उन चीज़ों में किन चीज़ों को इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द रैंडम वेरिएबल एक्स माइट रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट, द प्राइस ऑफ द आउटपुट
और कंज्यूमर इनकम। तो हम कभी कंज्यूमर इनकम की बातें भी करते हैं कि उसकी कितनी इनकम है, वो हमारी प्रोडक्ट परचेज कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपको छोटी सी एग्जांपल बताऊं कि जैसे पाकिस्तान में हमारी पुअर कंट्री है, तो लोगों की इनकम कंपैरेटिवली कम होती है। ऐसा तो नहीं कि हमारे पास जैसे मिडिल ईस्ट में लोगों की इनकम बहुत होती है, यूरोप में इनकम ज़्यादा है, अमेरिका में और बहुत से और कंट्रीज़ में भी। तो हमारे मुल्क में इनकम कंपैरेटिवली कम है, तो उसकी वजह से फिर जो आ, कोई भी प्रोडक्ट है उसको देखा जाता है कि उसको कोई महंगी प्रोडक्ट या सस्ती प्रोडक्ट उसको किस तरह से किस प्राइस पर सेल किया जाए। तो हम कंज्यूमर की इनकम को भी देखते हैं। एग्जाम्पल में आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे 1980 में पहली दफ़ा जब सुजुकी मोटर्स ने अपनी पहली कार मार्केट में लॉन्च की, तो उस वक्त उसकी प्राइस बहुत कम थी। अब तो उसकी प्राइस जितनी भी है इस वक्त मुझे भी एक्जैक्टली याद नहीं, शायद 8-9 लाख के नज़दीक है। तो अब पाकिस्तान में इनकम कितनी है और पाकिस्तान के लोगों की अफोर्डेबिलिटी कितनी है? क्या हर इंसान 35-40 लाख रुपए की सिविक या 45 लाख रुपए की जो कॉस्ट करती है उसको परचेज कर सकता है, या मर्सिडीज अपना यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाए, या ऑडी लगाए, या BMW लगाए? तो वो डेफिनेटली ये देखते हैं कि पाकिस्तान की इनकम कितनी है और लोगों की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, और वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज कर भी सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे। फिर बहुत सी दफ़ा बहुत सी तरह की अनसर्टेनिटीज़ भी होती हैं, जिसमें ये देखा जा रहा होता है कि इन्फ्लेशन किस तरह से बढ़ रही है, इकोनॉमिकली पाकिस्तान में तरक्की हो रही है या नहीं हो रही है। तो ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो आप इकोनॉमिक्स में जानते भी हैं, और उनकी कैलकुलेशंस भी हम पिछले चैप्टर्स में पढ़ते रहे हैं। तो उसमें यही देखा जा रहा होता है कि किस तरह से आ, आ, कोई प्राइस सेट की जाए। फिर दोबारा तीनों चीज़ों को देख लेते हैं, अपने प्रॉफिट्स को देखते वक्त, या अपनी प्राइसेस सेट करते वक्त, या कंज्यूमर्स को इनकम को देखते वक्त। तो कंज्यूमर की इनकम देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को इवेल्युएट करते हैं। बहुत आसान सी बात है, मुश्किल नहीं है। आपको मैं एग्जांपल बताऊं, कराची में फॉर एग्जांपल हाई इनकम एरियाज, मीडियम इनकम एरियाज, लोअर इनकम एरियाज ऐसे हैं ना, हम सब जानते हैं। बहुत अमीर लोग भी हैं, दरमियाना तबका तबका भी है, और बहुत गरीब लोग भी मौजूद हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम बिस्किट्स की बात ले लें, आपके जो स्नैक्स होते हैं, डिफरेंट टॉफ़ीज़ और चिप्स वगैरह की बात ले लीजिए, या ड्रेसेस की बात ले लीजिए, या व्हीकल्स में कार्स या बाइक्स की बात ले लीजिए, या किसी और तरह की भी बात आप ले लीजिए, तो आप देख सकते हैं कि अगर हम हाई इनकम एरियाज में देखते हैं तो वहाँ पर क्या सस्ती चीज़ बेचना फिजिबल होगा? लोग खरीदेंगे ही नहीं। दरमियाने तबके के अंदर, मीडियम क्लास के अंदर, मिडिल क्लास में लोग अच्छी चीज़ भी खरीदेंगे, कम अच्छी भी खरीदेंगे। लेकिन जो बिल्कुल लोअर, जिनकी इनकम उन लोगों की कम है, ऐसे एरियाज वहाँ पर हम हाई क्वालिटी की या बहुत महंगी प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं बेच सकते। मतलब मर्सिडीज या BMW एक लोअर इनकम एरिया में जाकर अपने एडवर्टीजमेंट्स करना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पर लोगों की बाइंग पावर नहीं है और वो उसको नहीं परचेज कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इन बातों को देखा जाता है, माइंड में रखा जाता है। ठीक है क्लास, सो ये कुछ बेसिक सी बात थी जो हमने यहाँ पर देखी। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दी जा रही है। एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। मैं यहाँ पर जो हाईलाइट करता हूँ, तो आपको पता ही कि हाईलाइट करने का मतलब है कि उस टेक्स्ट को आपने पढ़ना है, या मैं आपको यही हाईलाइटेड टेक्स्ट नोट्स में भी प्रिपेयर करके दे दूंगा। अगर मैंने आपको बुक दे दी तो आप यहीं से हाईलाइटेड टेक्स्ट पढ़ लेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ अंडरलाइन किया हुआ है जो एक सपोर्ट के लिए, एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए एग्जाम्पल आपको दी जा रही है। ठीक है, तो आप इस एग्जाम्पल को अपने सपोर्ट के लिए देख सकते हैं। पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल को। सपोज समवन प्रोमिसेस टू पे यू इन डॉलर्स। अच्छा क्लास, बहुत सी बातें जो होती हैं ना वो सिर्फ पढ़ने की हद तक होती हैं, वो हम उसको बहुत सीरियस नहीं लेते। मिसाल के तौर पर बहुत सी दफ़ा इकोनॉमिक्स में या कुछ और जगहों पर ये बात की जाती है कि गैम्बलर्स ऐसा काम करते हैं, मतलब जो जुआ खेलते हैं या गैम्बलर्स होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। हमारे रिलीजन में वो चीज़ें हराम हैं, आपको पता है। ठीक है, तो हम सिर्फ उनको कैलकुलेशन के लिहाज से पढ़ने का तक तो पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में उस चीज़ को नहीं देखते। इसी तरह से जब इसमें अभी जो एग्जांपल आएगी उसमें भी कुछ गैम्बलिंग की बातें इस तरह की होंगी, तो हम इन एग्जांपल्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है,
और इसी तरह से बहुत सी दफ़ा यहाँ पर जब खाने पीने की बातें की जाती हैं तो ये कहा जाता है, जैसे हम कहते हैं कि भाई KFC का बर्गर है या मैकडोनल्ड का है या हमारे पास सबवे है या हार्डीज़ है, तो ये हमें नाम नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको फ़ौरन ही हैमबर्गर की बात नज़र आ जाती है। हैमबर्गर वही पिग से बना हुआ जो है। तो ये जो फॉरेन कंट्रीज़ की जो बुक्स होती हैं, इनमें ये लोग इन चीज़ों को बहुत सी दफ़ा जानबूझ के भी एंटर करते हैं, ताकि हम जो लोग नहीं भी जान रहे वो भी जानें कि ये हैमबर्गर होती क्या चीज़ है। पूछेंगे, सोचेंगे, फिर उनमें आपको पता है हम में से बहुत से लोग अपने रिलीजन की तरफ बेसिक नॉलेज तो जानते हैं, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज बहुत सी दफ़ा हमें बहुत सी चीज़ों की नहीं होती है। हमें बहुत से लोग उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, हालांकि देनी चाहिए, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं दे पाते हैं। तो वो चाहते हैं कि लोग गलत फहमी में ही इन चीज़ों में पड़ जाएं और उनका ईमान ख़राब किया जाए। तो वो एक पर्पसली इन चीज़ों की तरफ भी इसलिए भी काम करते हैं। तो हमारे आज के टॉपिक में भी कुछ एग्जांपल्स ऐसी आएंगी, तो जिनको हम सरसरी तौर पे देखेंगे या उनको हम उनके वर्डिंग्स चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता रहूँगा और आपको समझ में आता रहेगा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर जहाँ पर कुछ हैमबर्गर लिखा होगा, हम लिख देंगे, हम बात कर लेंगे कि ये KFC बर्गर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, हम उनको अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक चेंज कर लेंगे, तो इसमें कोई इशू की बात नहीं होगी। लेकिन आपको बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको पता हो, और आप हमेशा जब भी पढ़ा करें तो इन चीज़ों को किसी से भी डिस्कस करें, उसको अपनी हलाल प्रोडक्ट से चेंज कर लिया करें। क्लास हम पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज समवन प्रोमिसेस टू पे यू इन डॉलर्स, whatever number comes up when a fair die is tossed। जब एक डाई को टॉस किया जा रहा है, जो लूडो का दाना होता है, डाई होती है जो हम खेलते हैं, तो उसके 6 हिस्से होते हैं, तो उसको डाई कहा जाता है। अब प्लूरल में उसको डाइस कहा जाता है, आमतौर पर उसको हम डाइस का वर्ड यूज करते हैं, तो उससे सिंगुलर डाई होता है, और प्लूरल में उसको वैसे कहा जाता है। तो अगर वो टॉस करता है और आपसे कहा है कि आपको कुछ डॉलर्स मिलेंगे, अच्छा, ये फिर कोई गैम्बलिंग वाली बातें आ जाती हैं कि हमने टॉस किया तो हमें कितने पैसे मिलेंगे, डॉलर्स मिलेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस एग्जांपल को हम इस तरह के वर्डिंग्स में चेंज कर दें कि आप किसी सुपरमार्केट में जा रहे हैं और आप जितने थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ की शॉपिंग करेंगे, आपको उतने पॉइंट्स मिल जाएंगे, और फिर आप उन पॉइंट्स से अपनी मजीद शॉपिंग कर सकेंगे। आपने 500 रुपीज़ की शॉपिंग, चले 1000 के बजाय 100 की बात कर लीजिए, आपने 500 की शॉपिंग की है, आपको 5 पॉइंट्स मिल गए। आपको आपने 800 की शॉपिंग की है, आपको 8 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है ना। तो हम इन बातों को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने तो पढ़ना है, इसलिए हम पढ़ते हैं। इफ x represents the payment to you, it is clear that you cannot be sure how much you will be paid। अब डाई को जब रोल किया जाएगा, तो अब ये तो नहीं पता कि कौन सा नंबर ऊपर आ जाएगा और हमें कितने डॉलर्स मिलेंगे। 1 पे $1 मिलेगा, 4 पे $4 मिलेंगे, 6 पे $6 मिलेंगे, इस तरह से। तो जो नंबर होगा उतने डॉलर्स मिलते चले जाएंगे, तो अभी तो हमें पता ही नहीं है। तो इसलिए फिर हम थोड़ा सा देखते हैं कि हम इसमें अच्छा डिसीजन कैसे कर सकें। इफ़ यू आर लकी, यू विल रोल अ 6 एंड बी पेड $6। अगर कोई इंसान लकी है, वही गैम्बलिंग वाली बात के लकी नंबर आ गया, नहीं आया तो ये। इफ़ यू आर अनलकी एंड यू विल रोल अ 1, यू रिसीव $1। 6 रोल किया तो $6 मिल जाएंगे, 1 रोल किया तो $1 मिल जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी दैट एनी नंबर बिटवीन 1 and 6 इज रोल्ड इज 1/6। आपने स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट पढ़ा है और आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर स्टैट्स में आपको प्रोबेबिलिटी की बात की जाती है, और हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ चांसेस होते हैं, हम उनको प्रोबेबिलिटी की तरह से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि 6 नंबर डिफरेंट नंबर्स आ सकते हैं, तो इसलिए आपके पास हर नंबर की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है 1/6, बिकॉज देर आर 6 साइड्स ऑन द डाई। ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। द एक्सपेक्टेड वैल्यू, तो हमारे पास ये जो EX है, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू को रेफर करेगा, और मीन, इसको मीन भी कहा जाएगा। तो हम इस वक्त कैलकुलेशन करने जा रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मिलेगी, हमारा मीन क्या होगा ऑफ x इज गिवन बाय। अब यहाँ पर सिंपल तरीका ये होता है कि हमारे पास वो जो आप ग्रुप डेटा पढ़ा करते थे, x की वैल्यूज हुआ करती थी और आपके पास फ्रीक्वेंसी हुआ करती थी, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यूज हैं 1/6 और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है $1, $2, $3। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करते करते $3.5। तो इसका मतलब हमें
इस गैम्बलिंग के गेम में किसी को अगर $1 भी मिलता है या $6 मिलता है या 4 या 3 या 4 5 2 कोई भी डॉलर्स मिलते हैं तो उसको ऑन एवरेज कितने डॉलर्स मिल सकते हैं? उसको मिल सकते हैं $3.5। ठीक है, जो छोटी बात और बड़ी बात $1 और $6 को यहाँ पर उसके नंबर ऑफ चांसेस मतलब प्रोबेबिलिटी के रेस्पेक्ट जब कैलकुलेट किया तो ये नज़र आया कि 3.5 इज़ द एवरेज। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारे पास जो एवरेज है, मीन है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैंने इसको भी मार्क कर दिया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू को हम मीन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इन अदर वर्ड्स व्हेन दो यू डू नॉट नो फॉर सर्टेन हाउ मच यू विल बी पेड व्हेन यू रोल द डाई द एवरेज यू विल अर्न $3.5। तो कभी आप ज़्यादा अर्न करता है कोई इंसान इस गैम्बलिंग के गेम में, कोई कम अर्न करता है, लेकिन ऑन एवरेज उसने जब बहुत दफ़ा गेम को प्ले किया तो हर तरह के नंबर्स आने के चांसेस होंगे। तो कभी वो ज़्यादा अर्न करेगा, कम अर्न करेगा, लेकिन उसके एवरेज 3.5 के नज़दीक नज़दीक रहेगी। अच्छा, मैंने अब क्या वर्ड बोला है, इसके नज़दीक नज़दीक रहेगी, ज़रूरी नहीं कि 3.5 एग्जैक्टली इतनी ही रहे। तो हम अब इस बात को एक और तरह से भी देखने जा रहे हैं कि हमारी एवरेज तो है $3.5, लेकिन इसमें कितने चेंजेस आ सकते हैं। इत्तेफाक से ज़्यादातर नंबर हमारे छोटे नंबर्स आना शुरू हो जाएं या हमारे नंबर्स बड़े नंबर आना शुरू हो जाएं, मतलब 5 6 आ रहे हैं, ऐसी भी तो चांसेस हो सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो इसको भी हम आगे चल के देखेंगे। फर्दर लिखा हुआ है द मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू, यहाँ भी लिखा हुआ है द मीन और द एक्सपेक्टेड वैल्यू of a random variable x is defined as the sum of the probabilities that different outcomes will occur times the resulting payoffs। अब क्लास ये जो वर्डिंग्स होते हैं डेफिनेशंस की, ये थोड़े से ज़रा टेक्निकल होते हैं। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है, मैंने मार्क तो इसलिए कर दिया कि ये डेफिनेशन है, लेकिन इसको अगर आपको समझ में नहीं आया तो मतलब सिर्फ ये होता है कि यहाँ जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है और एक्स की वैल्यूज होती हैं, हम इन तमाम को लिखकर उनका सम कर लेते हैं, जैसे आपको यहाँ पर करके बता दिया गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिखने का और काम करने का तरीका है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं ऑफ द आउटकम्स वो आ रही हैं Q1 Q2, ये हमारे पास Q1 Q2 लिखी हुई है और एक्स वैल्यूज हमारे पास हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, आपको पता नहीं फॉर्मूला की जो डेफिनेशन होती हैं वो थोड़ी सी टिपिकल होती हैं, तो उसमें परेशान होने की बात नहीं होती है। ओके, सो क्लास हम फर्दर पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको एक और भी एग्जांपल दी जा रही है कि द मीन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एवरेज। आपको पता है कि मीन से हमें एवरेज मिलती है of a random variable, but it yields no information about the degree of risk associated with the random variable। अब जो random variable है उसमें हमें मीन तो पता चल गया $3.5, लेकिन हमें उसका रिस्क पता नहीं चला कि हमें उसमें कितना रिस्क हमारे पास है। जैसे मैं आपको भी बता रहा था कि ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास ज़्यादातर वैल्यूज़ बहुत छोटी आ जाएं, या हम बहुत लकी हैं और हमारे पास सारी वैल्यूज़ ज़्यादातर वैल्यूज़ ज़्यादा बड़ी बड़ी आ जाएं, तो ये हमें पता नहीं होता है। तो इसलिए एक रिस्क तो इन्वॉल्व है कि कम वैल्यूज भी आ सकती हैं। तो उसके लिए फिर बात की जा रही, अब आपको वो एक्सप्लेन किया जाए। टू इलिस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिडरिंग रिस्क इन मेकिंग डिसीजंस। अब डिसीजन लेते वक्त हमें किस तरह से रिस्क को सोचना है या उसको अंडर कंसिडरेशन रखना है, ये हमने यहाँ पर देखना है। कंसिडर द फॉलोइंग टू ऑप्शंस। अब हम दो ऑप्शंस देखते हैं। अभी तो डाई की बात हो रही थी ना, अब यहाँ पर एक और ऑप्शन, एक और एग्जांपल दी जा रही है, और ये एग्जांपल हमारे पास है ऑप्शन 1, फ्लिप अ कॉइन। फ्लिप का मतलब आप टॉस करें एक कॉइन को। आपको पता है कॉइन में हेड और टेल दो ही तो पॉसिबिलिटीज होती हैं। फ्लिप अ कॉइन, इफ इट कम्स अप हेड्स यू रिसीव $1, इफ इट कम्स अप टेल यू पे $1। अगर हेड आ गया तो आपको $1 मिल जाएगा, आपने गेन कर लिया, और आपने अगर टेल आ गया तो आपने $1 दे दिया। मतलब पूरी पूरी गैम्बलिंग की बातें यहाँ पर की जा रही हैं। तो हम बस पढ़ने के लेवल तक इसको देख रहे हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हो गई। अब एक ऑप्शन 2 भी है, फ्लिप अ कॉइन, इफ इट कम्स अप हेड यू रिसीव $10, इफ इट कम्स अप टेल्स यू पे $10। अब ये थोड़ी बड़ी गेम हो गई।
इसमें ये कह रहा है कि गैम्बलिंग इस गेम में हेड आएगा तो $10 मिल जाएंगे एक इंसान को, और अगर वो लूज कर जाएगा तो उसने $10 पे कर देने हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बात आती है। एक मिनट सर, क्लास वेट कीजिएगा। और मैं एक काम कर रहा हूँ, प्लीज़ वेट कीजिए। अच्छा, अब हमारे पास इसी एक्सप्लेनेशन में एक एग्जांपल और भी आ रही है हमारे पास, इसको भी देख लेते हैं। और ये एग्जांपल हमारे पास ये है कि ये जो भी हमने ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को देखा था, ठीक है, ये जो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 हमारे पास आ रहे हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि ये जो बता दिया गया ये तो यहाँ तक हो गया। अच्छा, इस सारे टेक्स्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बाद में भी आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। इवन दो द स्टेक्स आर मच हायर अंडर ऑप्शन 2, मतलब ऑप्शन 2 के अंदर स्टेक ज़्यादा हैं, या तो $10 मिल जाएंगे या $10 हमारे पास से चले जाएंगे देन अंडर ऑप्शन 1। ये तो आपको समझ में आ गया। ईच ऑप्शन हैज़ एन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो भी हो सकता है कि हम जब कई गेम्स खेलेंगे तो हमारे पास से अगर ऑप्शन 1 है तो मिसाल के तौर पर 5 दफ़ा $5 हमें मिले और $5 हमारे पास से चले गए, तो बात ज़ीरो पे आ गई। तो दोनों में ऐसी बात हो सकती है कि हम मल्टीपल गेम्स अगर कोई इंसान प्ले करता है तो उसने जितने डॉलर्स गेन किए हैं उतने ही उसने लूज कर लिए, और वो ज़ीरो पे खड़ा रहा एंड में जाकर। ऑन एवरेज यू विल ईदर नीदर मेक नॉट लूज मनी विद अदर ऑप्शन, विद ईदर ऑप्शन। तो ऐसा भी हो सकता है कि हम उसमें कोई पैसा बनाए ही नहीं। To see this, note that there is a 50-50 chance the coin will land on heads. Thus, the expected value of option 1, अब जो ऑप्शन 1 है जिसमें $1 एक इंसान को मिलेगा या वो लूज कर जाएगा, गेन करेगा या वो लूज कर जाएगा, ठीक है। अब इसके हमारे हमारे पास ई ऑप्शन क्या है, एक्सपेक्टेड ऑप्शन क्या है ऑप्शन 1 के रिस्पेक्ट, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन 1 के रिस्पेक्ट 1/2 $1, मतलब हेड आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और तो कितने मिलेंगे एक इंसान को $1 प्लस 1/2 प्रोबेबिलिटी है टेल आने की, और वो कितने लूज करेगा $1, इसीलिए यहाँ पर -1 लिख दिया है। तो जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1/2 -1/2 आंसर तो जीरो आ गया। तो हमारे पास ये ऑप्शन 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू ये हो सकती है। इसी तरह से हमारे पास ऑप्शन 2, जो अभी हम $10 की रिस्पेक्ट बात कर रहे थे, यहाँ पर भी इसी तरह से हो सकता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन 2 इज इक्वल टू 1/2 फॉर हेड, $10 गेन करेगा वो इंसान, प्लस 1/2 टेल के लिए, और वो लूज करेगा $10 यहाँ से। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 10/2 माइनस 10/2, मैं सॉल्व नहीं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सीधा सीधा यहाँ से कैंसिलेशन हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ गया जीरो। ठीक है, द टू ऑप्शंस हैव द सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू बट आर इनहेरेंटली डिफरेंट इन नेचर। आंसर तो दोनों का सेम है, लेकिन नेचर दोनों की फर्क है। मतलब कहने का ये है कि हम क्रिकेट खेलते हैं, एक प्लेयर है वो या तो 4 रन बना लेता है, या 4 रन वो उसने 4 रन बनाए और किसी मैच में उसने कोई रन भी नहीं बनाया, तो उसके मतलब उसकी एवरेज जो है वो 4 रहती है। ठीक है, और एक और प्लेयर है, उसने फॉर एग्जाम्पल 80 रन बनाए, कई दफ़ा 0 पर आउट हो गया, और इसने कई और मैचेस भी खेले, तो इसकी जो एवरेज रहती है वो फॉर एग्जाम्पल 60 के नज़दीक रहती है। तो मतलब दोनों प्लेयर्स में से एक प्लेयर की एवरेज मुख्तलिफ मैचेस खेलने के बाद रहती है अराउंड 5, और एक की एवरेज रहती है 60। सॉरी, मैं आपको दोबारा से एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, आपके पास नोटबुक है ना, मैंने आपको बताया कि हमेशा नोटबुक अपने पास रखा करें। तो आप ज़रा वैल्यूज़ लिखना शुरू करें, मैं आपको बताता हूँ। तो एक वैल्यूज़ लिखें वर्टिकली, ऊपर लिख लीजिए ए,
ठीक है, मतलब ये प्लेयर ए है, और उसके नीचे आप वैल्यूज लिखना शुरू करें। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 50, 40, 60, 40, 60, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम में लिखिए, ऊपर हेडिंग दे दीजिए बी, उसके नीचे वैल्यूज लिखना शुरू करें। 0, 100, 50, 20, 80। अब आपके पास यहाँ पर दो कॉलम्स में ये वैल्यूज आ गई हैं। आई रिपीट, ए में मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई हैं 50, 40, 60, 40, 60। और प्लेयर बी के लिए जो मैंने आपको वैल्यूज लिखवाई हैं, मतलब ये उसने अपने 5 मैचेस में स्कोर किया है 0, 100, 50, 20, 80। अब क्लास हमारे पास अगर हम इनको टोटल करें और इनको 5 पे डिवाइड कर दें एवरेज के लिए, तो हमें पहले कॉलम ए के लिए, मतलब प्लेयर ए के लिए नजर आता है कि आंसर आया 250, और इसको डिवाइड किया 5 से, तो आंसर हमारे पास आया 50 ऑन एवरेज स्कोर इस प्लेयर ने किया। ठीक है, अब हम प्लेयर 2 के लिए बात करते हैं। अगर आप इस कॉलम का टोटल देखें तो इसका आंसर भी 250 आ रहा है, और अगर इसको हम 5 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर आ जाता है 50। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। कॉलम ए को अगर आप टोटल करते हैं तो आपको इसका ऐड करने के बाद सम मिलेगा 250, और अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी एवरेज आ गई 50। इसी तरह से प्लेयर बी के लिए अगर हम तमाम वैल्यूज 0, 100, 50, 20 और 80 को सम कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 250। इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 50। दोनों में एवरेज तो हमारे पास सेम आ रही है। अब अगर आप एक सिलेक्शन टीम के मेंबर हैं और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इन दोनों प्लेयर्स में से अपनी टीम के लिए एक प्लेयर को सिलेक्ट कर लें, तो कुछ लोग कह सकते हैं कि प्लेयर ए बेहतर रहेगा, कुछ लोग कह सकते हैं प्लेयर बी बेहतर रह सकता है। अब प्लेयर बी क्यों बेहतर है? प्लेयर बी जो है वो हमें नजर आ रहा है कि उसने 0 भी स्कोर किया है, और कभी 100 भी बना लेता है, कभी 20 भी पे भी आउट हो जाता है, कभी वो 80 स्कोर भी कर लेता है। तो रिस्क टेकर है, मतलब या तो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा या तो बहुत ज्यादा रन बना लेगा। लेकिन ए जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है, वो तकरीबन 50 के नज़दीक नज़दीक अपने रन हमेशा बना ही लेता है, अपना काम पूरा कर देता है। चाहे वो बहुत ज़्यादा रन 100 या 80 की तरफ ना भी जाए, लेकिन वो 50 के नज़दीक नज़दीक रन बना लेता है। तो दोनों की एवरेज तो सेम थी, लेकिन एवरेज इसका मतलब एक अच्छा टूल है स्टैट्स का, हमें पता चल जाता है कि सेंट्रल वैल्यू क्या है, लेकिन ये बहुत सी सिचुएशंस में हमें डिसीजन लेने में मदद नहीं दे रहा। अब आप के पास सिर्फ 5-5 स्कोर्स लिखे हुए थे, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि यहाँ पर आपके पास लेट से 100 प्लेयर्स हैं और उनके 50-50 मैचेस, 50-50 मैचेस उन्होंने खेले हुए, उनके स्कोर की बात हो रही है, तो कितना बड़ा डेटा हो जाता है। फिर तो वहाँ ढूंढना मुश्किल हो जाता है यार कि किसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, कितनी कम आ रही है। तो फिर हम जब तक मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज़ ना करें, टूल्स का मतलब फॉर्मूलाज यूज़ ना करें, तो हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअली कौन ज़्यादा बेहतर है, कौन कम बेहतर है। तो इसलिए फिर हम मैथमेटिकल टूल्स को यूज़ करते हैं। तो सारी बातों की समरी ये हुई कि एवरेज, या जिसको हम मीन कहते हैं, ये एक बहुत अच्छा टूल बहुत सी सिचुएशंस में नहीं है। खुद अच्छा टूल है, लेकिन कई सिचुएशन में हमें ये बहुत बेहतर आंसर नहीं देता, हमें समझ में नहीं आता। जैसे यहाँ पर प्लेयर ए एंड बी की बात हो रही है, तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि पता नहीं हम प्लेयर ए को सिलेक्ट करें या प्लेयर बी को सिलेक्ट करें, हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास इस तरह से बात हुई, और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है बाय समराइजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑप्शंस यूजिंग द मीन वी हैव लॉस्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्क एसोसिएटेड विद द टू ऑप्शंस। अब जो यहाँ पर जो मैं बात आपसे कर रहा था इन दोनों प्लेयर्स के बारे में, तो इसमें प्लेयर बी हमें ज़्यादा स्कोर करता कर नज़र आ रहा है, लेकिन वो ज़्यादा रिस्की भी है, 0 पे भी आउट हो जाता है, 20 पे भी आउट हो जाता है। लेकिन प्लेयर बी जो है वो हमें स्कोर
ऑन एवरेज के नज़दीक नज़दीक देकर ही जाता है, इसलिए हमें उसमें हमारे पास रिस्क कम है। तो हम यहाँ पर रिस्क फैक्टर को अब इवैल्यूएट करने जा रहे हैं कि किन सिचुएशन में रिस्क ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब एवरेज हमें नज़र आ रही है कि वो 0 पे रहा, और इसी तरह से हमारे पास ये भी 0 रहा, ना विन किया ना लूज किया। इसके बाद दरमियान में टेक्स्ट है उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं इसका अगला टेक्स्ट आपको रीड करके बताता हूँ। क्लास हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट रह गया, इसके बाद मैं आपको सेशन 2 का लिंक सेंड कर दूंगा, फिर उस पर हम काम करेंगे। ठीक है, किसी वक्त भी इस वक्त हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा। यहाँ लिखा है द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ रिस्क इज द वेरियंस। तो वैसे तो कई टूल्स होते हैं स्टैट्स में, लेकिन जो सबसे कॉमन टूल हमारे पास है, टूल का मतलब फॉर्मूला, मेजर है, हम उससे मेजर करते हैं, नापते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास वेरियंस है, विच डिपेंड्स ऑन अ स्पेशल वे ऑन द डेविएशन of possible outcomes from the mean।